हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। मैं डॉक्टर आफरीनाज अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर, वापस से हाजिर हूँ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का आई गेस लास्ट लेक्चर लेकर के। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोगों ने 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को। चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। हमने अभी तक क्या क्या देखा? हमने देखा एकदम बिल्कुल सा समरी, फिर हमने देखा हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिर हमने देखा हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, और आज हम देखेंगे क्या? आज हम देखेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। आज हम क्या देखेंगे? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक नहीं है बच्चा, उसको न्यूरॉन्स कंट्रोल नहीं कर रहे होते। हमारे हार्ट जो है वो मायोजेनिक होते हैं, मतलब हार्ट के सेल्स जो है खुद ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको जनरेट करने के लिए इनके पास एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, दैट इज नोन एज नोडल टिश्यू। ठीक है, जो कि ऑटो एक्साइटेबल है, इसको एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो हमारा हार्ट कैसा है बेटा? मायोजेनिक हार्ट है। स्पेशल नोड इनके पास प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्पल्स को जनरेट कर सकता है। ठीक है, ऑटो एक्साइटेबल है ये, है ना। चलो जी। So unlike typical cardiac muscles that contracts, nodal tissue is specialized for impulse generation and conduction, coordinating the heart's rhythmic beating. So अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे कि इसका हम लोग एक पाथवे देख लें। So यहाँ पर पाथवे में अगर मैं बात करूँ कि नोडल टिश्यू जो है वो कितने टाइप के होते हैं, सो नोडल टिश्यू हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू में क्या क्या है बेटा? एक तो है आपका एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। दूसरा है आपका एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा? तो इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा बच्चा बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। एंड देन आपको क्या मिलेगा? पुरकेंजे फाइबर। हाँ बिल्कुल, ये जो इमेज आपके सामने इतना प्यारा सा देखने को मिल रहा है उसमें आपको सारी इमेज, सारी चीजें जो है वो विजिबल है, राइट। दिस इज द एसे नोड। एसे नोड कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा? तो ये वाला कौन सा पार्ट है? ये है आपका राइट एट्रिया का पार्ट। ठीक है, इसी के वॉल में आपको मिलेगा क्या? एसे नोड मिलेगा, है ना। उसके बाद इधर से हम अंदर के साइड में आ जाए, एवी नोड यहाँ दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर प्रेजेंट है, अंदर के साइड में कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होगा, आपको एवी नोड देखने को मिलेगा। सो राइट एट्रिया के ही अपर राइट हैंड साइड में मिलता है क्या? एस ए नोड। एंड राइट एट्रिया के ही लोअर लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा क्या? एवी नोड। ये आपको याद रखना है इसका प्रॉपर लोकेशन, क्योंकि क्वेश्चन आता है। एसे नोड कहाँ है? राइट एट्रिया के अपर राइट हैंड साइड में देखने को मिल रहा है। एंड एवी नोड कहाँ है? राइट एट्रिया के लोअर लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा बंडल ऑफ हिस आपको कहाँ देखने को मिलता है? बंडल ऑफ हिस आपको देखने को मिलेगा ऊपर एट्रिया, नीचे वेंट्रिकल, एंड बीच वाला जो सेप्टम है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, वहां पे आपको एवी बंडल ऑफ हिस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और फिर बंडल ऑफ हिस के बाद जो है ये आपको स्टार्ट हो जाता है, इस तरह से ऐसे निकलेगा और ये पूरे वॉल में इस तरह से ऐसे जा रहा होता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पुरकेंजे फाइबर। ये यहाँ कैसे दिख रहा है? क्योंकि ये वॉल को रिमूव किया हुआ है, ऊपरी परत को हटा करके दिखा रहा है। ये देखो पुरकेंजे फाइबर जो है ना, ये जितना भी वॉल है उसमें एकदम नेटवर्क की तरह ऐसे बिछा हुआ होता है। ठीक है, दिस इज द पुरकेंजे फाइबर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो जी। हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं कि कंपोनेंट क्या क्या है। सबसे पहला क्या है? साइनो एट्रियल नोड। लोकेशन हमने देखा राइट एट्रिया के अपर वॉल में नियर सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के पास में। ठीक है, फायरिंग रेट मतलब कितना, 1 मिनट में कितनी बार ये इम्पल्स जनरेट कर सकता है? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट।
है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं, क्योंकि ये इनिशिएट करेगा, मेंटेन करेगा हार्ट बीट को। रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बेटा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है कि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीजें। सो साइनो एट्रियल नोड जो है वो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। दूसरा हम देखेंगे क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो कि लोअर सेप्टल वॉल ऑफ राइट एट्रियम में मिलेगा, है ना, इंटरवेंट्रिकुलर जंक्शन के पास देखने को मिलता है। फायरिंग रेट मतलब ये भी 1 मिनट में कितनी बार इंपल्स जेनरेट कर सकता है, 40 to 50 impulse per minute। क्या फंक्शन है, क्रिएट्स अ 0.1 सेकेंड डिले अलाउइंग वेंट्रिकल टू फिल कंप्लीटली विथ ब्लड फ्रॉम एट्रिया। मतलब एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के बाद 0.1 सेकेंड के बाद आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो 0.1 सेकेंड का डिले है ये एवी नोड की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपके वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है फ्रॉम एट्रिया से। तब तो वेंट्रिकल में जब ब्लड भरेगा तब तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड अलग अलग जगहों पर जो है वो हार्ट के थ्रू ब्लड भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बंडल ऑफ हिस, लोकेशन क्या है, विद इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। फंक्शन क्या है, रिसीव इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड एंड डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। ठीक है, एवी नोड सर्व्स एज द ओनली इलेक्ट्रिकल पाथवे टू वेंट्रिकल, है ना। नेक्स्ट आते हैं पुरकिंजे फाइबर। अभी हमने इमेज देखा था पुरकिंजे फाइबर का, डिस्ट्रीब्यूशन का है थ्रू आउट वेंट्रिकल मायोकार्डियम। वेंट्रिकल के जितने भी मसल्स के सेल्स हैं उसमें आपको मिलेगा। फायरिंग रेट, ये भी इम्पल्स जनरेट कर सकता है, बहुत कम है, 20 to 40 इम्पल्स पर मिनट। ये बैकअप है। अच्छा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व सॉरी नोड को हम पेस सेटर कहते हैं बेटा, पेस सेटर कहेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, रोल क्या है पुरकिंजे फाइबर का, रैपिडली प्रोपगेट इम्पल्स टू वेंट्रिकुलर मसल्स कॉजिंग कोऑर्डिनेटेड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है पुरकिंजे फाइबर, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एसए नोड। ठीक है, चलो जी। सो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, हार्ट रेट। ठीक है, सो ये जो आपका हार्ट रेट है ये क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है, सो हार्ट बीट कर रहा होता है ना, 1 मिनट में हार्ट ने कितनी बार बीट करा है उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट रेट। सो हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट इन ह्यूमन नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट इज अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 72 टाइम्स पर मिनट। हार्ट रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे हमारे बॉडी के साइज के। हार्ट रेट क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे बॉडी के साइज के। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा बड़ा बॉडी का साइज होगा हार्ट रेट उतना ही कम होगा। सो आप ऐसे ही सोच कर बताओ कि सबसे कम हार्ट रेट फिर किसका होगा। मैम ये कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप सोच सकते हो उसका। सोचो कि दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म कौन है, सबसे बड़ा साइज किसका है, ब्लू व्हेल, है ना। सो सबसे बड़ा साइज बॉडी का उसका है, तो सबसे कम हार्ट रेट उसी का होगा। ठीक है, आई बात समझ में। सो अडल्ट ह्यूमन में हार्ट रेट कितना है, 72 टाइम्स। न्यू बॉर्न बेबी जो है उनके अंदर हार्ट रेट कितना होता है, 130। फीटस का 150, एलिफेंट 28, ब्लू व्हेल 25, जो कि मिनिमम है। क्लियर हुआ, चलो अब हम लोग आगे आ जाते हैं, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। हार्ट रेट को रेगुलेट हम दो तरीकों से करते हैं बेटा, एक तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करेगा, सो नर्वस कंट्रोल हम कहते हैं, और दूसरा जो है हम हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे हार्मोन, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, हार्मोनल कंट्रोल हम उसको कहेंगे। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, नर्वस कंट्रोल की अगर हम बात कर लेते हैं। सो
नर्वस कंट्रोल अगर हम देखेंगे तो कौन हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा होता है, सो ये कंट्रोल किया जाता है हमारे मेडुला के थ्रू। ठीक है, हमारे ब्रेन में जो सेंटर है हार्ट रेट को कंट्रोल करने का, वो क्या है, मेडुला ऑब्लिंगाटा है। ठीक है, सो द कार्डियोवास्कुलर सेंटर इन द मेडुला ऑब्लिंगाटा कंट्रोल्स हार्ट रेट थ्रू टू पाथवे, दो तरीकों से ये कंट्रोल करता है। एक होगा कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर, मतलब हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, और एक है इनहिबिटरी सेंटर, मतलब उसको कम करेगा, स्लो डाउन करेगा। ठीक है, एक्सेलरेटर सेंटर के थ्रू क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, तो ये कब हो रहा है, सो ये जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी स्ट्रेस में है, टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा हो गया है, इमरजेंसी वाला सिचुएशन है ना, तो इन सारे कंडीशंस में क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, अभी जो है मान लो अभी आप बदमाशी कर रहे हो, है ना, और आप पकड़े जाओ, तो क्या होगा, अचानक से आपका हार्ट बीट बढ़ने लगेगा। ठीक है, सो ये एक्सेलरेटरी सेंटर है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसका मैकेनिज्म को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, सो स्ट्रेस, स्ट्रेस, एस फॉर सिंपैथेटिक, ये हमने पढ़ा है नर्वस सिस्टम में। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है एक्सेलरेटरी सेंटर को। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन, क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी हम कहते हैं। इफेक्ट क्या है, इंक्रीज करेगा हमारे हार्ट रेट को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इनहिबिटरी सेंटर, कहने का क्या मतलब है, ये इनहिबिट करेगा, ये स्लो डाउन करेगा। ये स्लो डाउन करेगा मतलब अगर नॉर्मल सिचुएशन में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बढ़ा हुआ है तो उसको घटाता है, उसको क्या करेगा, घटा देगा, है ना। सो ये कब काम कर रहा होता है, जब हम नॉर्मल आराम से बैठे हैं, चिल मार रहे हैं, जैसे आप फिलहाल बैठे हुए हो, नहीं नहीं आप अभी तो नहीं बैठे हो, बहुत स्ट्रेस है, अभी एग्जाम का डेट आ गया है ना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर जो है नॉर्मल आप सो रहे हो, रिलैक्स मोड पर हो, है ना, रेस्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आपका इनहिबिटरी सेंटर जो है वो काम कर रहा होता है। मैकेनिज्म कौन कंट्रोल करेगा, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक में स्ट्रेस वाला सिचुएशन, पैरासिम्पैथेटिक में नॉर्मल वाला सिचुएशन। न्यूरोट्रांसमीटर द मोस्ट कॉमन इज एसिटाइल कोलिन। इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा हमारे हार्ट रेट को। ठीक है, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा हमारे हार्ट रेट को, है ना। यहाँ पे और क्या क्या होगा भाई, सो डिक्रीज तो हार्ट रेट हो रहा है, डिक्रीज करेगा वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, है ना, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करेगा, जबकि यहां पर ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। यहाँ स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा हार्ट वेंट्रिकल का। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज, उसका ही स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, है ना, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। ठीक, इसके साथ साथ जो है हम यहाँ पर बात करेंगे कि एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट। तो ये तो हमने देखा हार्मोनल कंट्रोल, अब एंडोक्राइन हार्मोनल कंट्रोल के अंदर ही तुम्हारी कुछ चीजें और भी आ जाएंगी, जैसे कि एक तुम्हारा आ जाएगा एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला। अच्छा, एड्रिनल मेडुला जो है, एड्रिनल मेडुला कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा एड्रिनल ग्लैंड के अंदर वाला जो पार्ट होता है, मेडुलरी रीजन का जो पार्ट होता है, उसको हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं। एंड इसके थ्रू जो आपका हार्मोन रिलीज होता है वो क्या है, जो हार्मोन रिलीज होता है वो क्या है, वो भी है आपका एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन। तो यहाँ पर हमने एड्रेनलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा। ठीक है, एंड यहाँ जो एड्रेनल मेडुला के थ्रू जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो भी क्या है, आपका एपिनेफ्रिन ही है, एपिनेफ्रिन ही है, या उसको हम एड्रेनलिन ही कह रहे हैं, है ना। बट ये हम देख रहे हैं क्या, एंडोक्राइन कंट्रोल, एंडोक्राइन कंट्रोल देख रहे हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये क्या करेगा बच्चा, ये भी हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा, ये सारी चीजें। दूसरा यहां पर क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन।
थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना? ये क्या करता है, ये भी जो है टेम्पररी बेसिस पर आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट को भी ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये भी दोनों सी चीजों को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर रहा है एंड कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज कर रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, स्टार मार्क लगा लेते हैं, है ना, कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम आयन इंक्रीज हुआ है तो ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर पोटेशियम या सोडियम इसकी बारी आती है, सो ये क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है हमारे हार्ट रेट को। अगर पोटेशियम या सोडियम बढ़ा है तो ये हार्ट रेट को कम करेगा, कैल्शियम बढ़ा है तो ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है। कैसे करता है ये आपको नहीं पढ़ना है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि सोडियम का अगर इनटेक करेंगे तो हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है। पोटेशियम भी अगर राइज कर रहा होता है तो ये डायरेक्टली जो है इम्पल्स के जनरेशन के साथ काम कर रहा होता है, उसको इंटरफेयर कर रहा होता है, उसमें इरिटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट डाउन हो जाता है। एंड सोडियम का भी इनटेक, सोडियम जो है ना, ये भी क्या करेगा, हमारे हार्ट रेट को कम कर रहा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एंड बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस यूं समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो पहले तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी, मेरी और मेरी बहन की एक स्टोरी बताती हूँ। सो एक्चुअल में क्या है कि मैं थोड़ी सी ए फॉर आफरीन, ए फॉर आलसी, तो मैं इसी तरह की हूँ, है ना। तो मेरी मम्मा ने मुझे और मेरी बहन को एक काम दिया, ठीक है, एंड काम दिया और साथ ही साथ क्या बोला कि आपको ये जो काम है ना, ये करना है 0.8 सेकेंड में। कितने सेकंड में करना है बेटा, तो 0.8 सेकंड में काम करना है मुझे और मेरी बहन को, दोनों को। लेकिन बोला कि आप अपना अलग अलग काम करना, सेम काम दिया है, और फिर मुझे बोला कि आप अपना करो, और उसको बोला कि वो अपना करेगी। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या, मुझे काम मिला, है ना, मैंने छोड़ दिया। मेरी बहन जो है वो बहुत फुर्तीली, उसने क्या किया, 0.1 सेकेंड में काम करके खत्म कर दिया। ड्यूरेशन कितना मिला था उसको, 0.8 सेकेंड। ठीक है, उसने क्या किया, 0.1 सेकेंड में काम किया, खत्म किया। अब उसके पास कितना टाइम बचा, 0.7 सेकेंड। वो क्या करेगी, आराम से फोन चला रही है, चिल मार रही है, रेस्ट कर रही है। ठीक है, सो मेरी बहन ने क्या किया, 0.1 सेकेंड काम किया और 0.7 सेकेंड आराम से बैठ गई, रेस्ट की। ठीक, जैसे ही 0.1 सेकेंड उसका कंप्लीट हुआ, उसने काम कर लिया और वो बैठी, मुझे हो गई हड़बड़ाहट, भाई ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, उसने तो काम कर लिया, सारी वाहवाही तो उसको मिल जाएगी, ऐसे तो हो नहीं सकता। फिर मैं फटाक से उठी, लेकिन मैं आलसी भी तो हूं, है ना। मुझे वही काम जो मेरी बहन ने 0.1 सेकेंड में कर दिया था, मुझे करने में लगा 0.3 सेकेंड। कितना टाइम लगा, 0.3 सेकेंड लगा। मुझे भी 0.8 सेकेंड टाइम मिला था, मैंने उस काम को कंप्लीट कितनी देर में किया, 0.3 सेकेंड। तो अब मेरे पास कितना बचा, 0.5 सेकेंड। तो मैं भी 0.5 सेकेंड के लिए आराम से फोन चलाई, और क्या। ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ कि हम दोनों बहनें साथ में कितनी देर तक आराम किए भाई, 0.5 नहीं, 0.4 सेकेंड। क्यों 0.4 सेकेंड, क्योंकि 0.1 सेकेंड उसने पहले काम किया, तब मैं आराम कर रही थी, तो साथ तो हुआ नहीं। ठीक है, फिर वो आराम करने बैठी, 0.1 सेकेंड के बाद मैं 0.1 सेकेंड पहले आराम कर चुकी थी, फिर 0.3 सेकेंड काम किया, और उसके बाद 0.4 सेकेंड फिर आराम किया। तो 0.4 सेकेंड जब मैं आराम कर रही थी, तब मेरी बहन भी साथ में आराम कर रही थी। तो हम दोनों ने साथ में रेस्ट कब किया, 0.4 सेकेंड के लिए। कितनी देर के लिए, 0.4 सेकेंड के लिए। बस इसी को आज हम लोग डिकोड करते हैं। तो कार्डियक साइकिल में हम क्या पढ़ेंगे, हार्ट की बीट करने का साइकिल हम देख रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ खत्म करते हैं। सो कार्डियक साइकिल इनकम्पासेस ऑल इवेंट बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट एंड द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट। एक हार्ट बीट के स्टार्ट से
दूसरे हार्ट बीट के स्टार्ट होने तक के जो पूरा ड्यूरेशन है, ये तुम्हारा एक कार्डियक साइकिल है। ठीक है, 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है बेटा? 72 टाइम्स बीट कर रहा है ना? तो 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है हमारा हार्ट? 1 मिनट में बीट कर रहा है हमारा हार्ट 72 टाइम्स। ठीक है, एंड एक बार ये जो पूरा साइकिल है उसमें कितना टाइम लग रहा है? मम्मा ने कितना टाइम दिया था? 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो एक बार हार्ट को ये जो पूरा साइकिल है उसमें कितना टाइम लग रहा है? 0.8 सेकेंड, है ना? ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? ये 0.8 सेकेंड हमारा कैसे निकला? ये 0.8 सेकेंड हमारा कैसे निकला? देखो, 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट कर रहा? 72 टाइम्स। ठीक है, 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड, है ना? सो आप डिवाइड कर लो, आंसर आपका आ जाएगा कि एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना मिल रहा है टाइम हमें? 0.8 सेकेंड मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 0.8 सेकेंड। क्लियर हुआ? चलो, अब हम लोग आगे बढ़े। हाँ जी, अब हम लोग आगे आ जाते हैं। सो सबसे पहले आते हैं कि यहाँ पर कार्डियक साइकिल में आपको दो चीजें मिलेंगी। एक होगा सिस्टोल और एक होगा डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायस्टोल मतलब आराम करेगा, रेस्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। सिस्टोल के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन। ये टर्म हमें यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टर्म हम पढ़ेंगे ईसीजी में, बट यहां पर मैंने लिख दिया है। सो यहाँ पे होगा क्या? कार्डियक साइकिल में दो चीजें आपको, दो अल्टरनेटिंग फेजेस देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा सिस्टोलिक मोड, एक देखने को मिलेगा डायस्टोलिक मोड। मतलब एक काम करता हुआ मोड कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा आराम करता हुआ मोड मतलब रिलैक्सेशन। अब एट्रिया है, वेंट्रिकल है, तो एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एट्रिया रिलैक्स भी करेगा। सो ये जो एट्रिया है ये मेरी बहन हो गई, है ना? सो एट्रिया का सिस्टोल, मेरी बहन ने कितनी देर तक काम किया था? 0.1 सेकेंड के लिए। तो सबसे पहले क्या आ जाता है आपका एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल जो है ये कितनी देर के लिए होगा? 0.1 सेकेंड के लिए होगा। क्यों होता है? ड्यू टू एसए नोड की वजह से होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? एट्रिया देखो सिस्टोल करेगा, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो एट्रिया के अंदर जो ब्लड भरा है वो कहाँ जाना है? उसको वेंट्रिकल में वो चला जाएगा, है ना? सो एट्रिया का सिस्टोल जो है ये कितनी देर के लिए हो रहा है बच्चा? ये मेरी बहन ने करा था, 0.1 सेकेंड के लिए उसने किया था, है ना? सो एट्रिया का सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए होगा, ऐसे नोड की वजह से होगा। एंड इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं बेटा? तो चलो इसको हम लोग आगे देखते हैं। एट्रिया का सिस्टोल हो रहा है ऐसे नोड की वजह से, 0.1 सेकेंड के लिए हो रहा है। इसमें जो है आपके ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, है ना, ये क्या होंगे? ओपन रहेंगे। ये क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे। साथ ही साथ आपके यूस्टेशियन वाल्व, थिबेशियन वाल्व, ये सारे वाल्व भी क्या होंगे? ओपन रहेंगे, रिमेन ओपन। ये ऐसे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या आना है? अब मेरी बहन ने काम किया 0.1 सेकेंड, उसके बाद 0.7 सेकेंड के लिए वो रेस्ट करने के लिए चली गई। तो अब हम एट्रिया के डायस्टोल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। एट्रिया का कार्डियक साइकिल को 3 फेजेस में डिवाइड किया है हमने, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जब हम दोनों बहनों ने आराम किया था एक साथ, दैट इज ज्वाइंट डायस्टोल। सो 3 फेजेस, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल अभी हमने देख लिया। फिर आते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हो रहा है बेटा? तो ये कितनी देर के लिए होगा? मैंने काम किया था ना थोड़ा आलसी, थोड़ा देर तक, तो 0.3 सेकेंड के लिए। वेंट्रिकुलर का सिस्टोल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 फेजेस में डिवाइड करा है। ठीक है, एक होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होगा? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। भाई ये क्यों हुआ? देखो, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सो एट्रिया से ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। अब
वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, मतलब वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, और अगर वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है कहीं ये बैकफ्लो होकर के वापस एट्रिया में तो ना आ जाए। ये रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि वेंट्रिकल का सिस्टोल इनिशिएट हो उससे पहले हम ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व को कर देते हैं बंद। क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। ठीक है। सो जब हम इस दरवाजे को बंद करते हैं तो आता है आपका फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज लब, है ना। एंड इस टाइम पे आपका जो सेमी ल्यूनर वाल्व है ये कैसे है? ये बंद है। कैसे है? ये बंद है। दूसरा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को हमने दो फेजेस में बांटा था, एक है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है पीरियड ऑफ इजेक्शन। पीरियड ऑफ इजेक्शन में क्या होगा कि अब ब्लड को वेंट्रिकल से बाहर निकालना है। तो अगर वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर निकालना है तो आपको सेमी ल्यूनर वाल्व खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्लड है आपका, चाहे लंग्स में जाना है या एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाना है, वो तो जाएगा सेमी ल्यूनर वाल्व के थ्रू ही, वो ओपन होगा। तभी तो पल्मोनरी सेमी ल्यूनर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एंड एओर्टा के थ्रू जो है वो अपने अपने ब्लड जो अपने अपने जगहों पर जाएंगे। सो उस दरवाजे को बंद कौन करके रखता है? सेमील्यूनर वाल्व। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? पीरियड ऑफ इजेक्शन में सबसे पहले हम सेमील्यूनर वाल्व को, जो कि बंद था, उसको हम खोलेंगे। ओपन किया हमने, ठीक है। और फिर क्या होगा कि वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो हम करेंगे तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं ब्लड फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल, ठीक है, इनटू कहाँ? इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। हो गया। तीसरा क्या है स्टोरी? तो तीसरा स्टोरी ये है बेटा, तीसरा जो है ना वो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हमने दोनों ने आराम करा था, उसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टॉल। क्या कहेंगे? जॉइंट डायस्टॉल कहेंगे। जॉइंट डायस्टॉल जो है ये कितनी देर के लिए होगा बच्चे? 0.4 सेकेंड। अभी मैं हमने बताया था, है ना। चलो जी, सो 0.4 सेकेंड के लिए होगा। इसमें क्या है? इसमें सारे के सारे चेंबर रेस्ट कर रहे हैं, मतलब डायस्टॉल मोड पे हैं। सो ऑल चेंबर आर इन डायस्टॉल, आर इन डायस्टॉल। ठीक है। इसको हमने तीन सब स्टेजेस में बांट दिया। इसको हमने तीन सब स्टेजेस में बांट दिया। और वो सब स्टेजेस क्या क्या है? सबसे पहला है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है। इसमें होगा क्या? सो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होगा कि अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया था, ब्लड चला गया, अब वेंट्रिकल जो है स्टार्ट कर रहा है रिलैक्स करने का। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में सबसे पहले क्या होगा कि ब्लड चला गया। अब ब्लड गया है तो कहीं ब्लड वापस ना आ जाए, इसके लिए हमें करना क्या है? सेमी ल्यूनर वाल्व को क्लोज करना। हमने खोला था ना, अब क्या करेंगे? सेमी ल्यूनर वाल्व को क्लोज करेंगे। सो क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व, बंद कर दिया। नेक्स्ट, अब इसमें क्या होगा? अब जब इसको हम बंद कर रहे हैं तो फिर आपका साउंड आएगा, ये होगा आपका सेकेंड हार्ट साउंड। ये होगा आपका सेकेंड हार्ट साउंड। और सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो क्या होता है? डा। क्या होता है बेटा? डा। हो गया। नेक्स्ट, दूसरा क्या है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद फिर उसके बाद आ जाएगा आपका रैपिड वन थर्ड फिलिंग। क्या हो जाएगा? रैपिड वन थर्ड फिलिंग। अब ये क्या है? अब ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई ये क्या है।
अभी देखो क्या होता है, इसमें होगा क्या वो लिख लेते हैं, एवी वाल्व्स ओपन हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, एवी वाल्व्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे समझना कि जब एट्रिया ने सिस्टॉल किया, एट्रिया का ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, ठीक है, और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड भेज दिया। ब्लड कहाँ चला गया, अपने अपने जगहों पर चला गया। लेकिन यहां पर होता क्या है कि ये जो ब्लड है, जो वेंट्रिकल में टोटल अमाउंट ऑफ जो ब्लड है जो एट्रिया से आ रहा है, वो 3 किश्तों में आता है। एट्रिया से जो ब्लड है जो वेंट्रिकल के पास आता है वो 3 किश्तों में आता है। और तब जब तीनों किश्त पूरा हो जाता है ना, तब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब ये अभी नहीं समझ आ रहा है, थोड़ी देर में, थोड़ी देर मुझे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो यहां पर क्या हो रहा है कि रैपिड 1/3 फिलिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां आप समझो कि आप देखो कि हमने कहीं पर भी सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी वेन है ना, या पल्मोनरी वेन, इन सब के वाल्व को, जिसमें वाल्व हैं, वो क्लोज नहीं है, वो सब जगह हमेशा ओपन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि एट्रिया में एक बार ब्लड आया, फिर एट्रिया ब्लड लेने से ना ना अब मुझे नहीं लेना, उसने इनकार कर दिया, और फिर वो ब्लड वेंट्रिकल को दिया, फिर उसके बाद एट्रिया ने ब्लड लेना शुरू किया। ऐसा नहीं हो रहा, एट्रिया में ब्लड कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। ठीक है, सो एट्रिया में ब्लड जब आ रहा है, भर रहा है, तो अभी यहां पर वही हो रहा है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो आपका एट्रिया रिलैक्स कर रहा था, बट रिलैक्स मोड पे भी एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहे थे, है ना, एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि एट्रिया के अंदर यूं समझो कि ब्लड जो है वो एकदम भर गया। अब भर गया है तो ये जो दरवाजा है वो ब्लड इस दरवाजे के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, एंड उस प्रेशर की वजह से वो दरवाजा फट से ऐसे खुलेगा, और जो ब्लड है वो धड़ाम से कहा, नीचे। तो ये रैपिड फिलिंग होती है वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की, और वो पूरे ब्लड का 1/3 पार्ट होता है। और जैसे ही तुम्हारा ये दरवाजा खुला मतलब आपका एवी वाल्व खुल गया। तीसरा क्या होगा, अब देखो, अभी भी हमने कोई भी एट्रिया का दरवाजा बंद नहीं किया, एंड एवी वाल्व जो है आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ये भी खुले हुए हैं। सो अभी क्या हो रहा है, जितने भी ब्लड आपके एट्रिया में आ रहे हैं वो आ रहे हैं और सीधे वेंट्रिकल में जा रहे हैं। तो स्लो 1/3 फिलिंग हो रहा है, और ये होता है ड्यू टू ग्रेविटी। ये होता है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब बहुत उलझन हो रही होगी। अब इसको हम लोग वापस से एक बार रिकॉल करते हैं और आपको समझाती हूँ कि कैसे क्या होता है ना। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं कार्डियक साइकिल की हम बात कर रहे हैं। बेटा हम सो सॉरी, इतना गंदा सा ये सर्कल बनेगा मुझे उम्मीद नहीं था। आ जाओ, हम क्या बात करें, हम कार्डियक साइकिल की बात करें बेटा। शुक्र है, चलो ठीक है। अब ये एक कार्डियक साइकिल है, तो ये पूरा ड्यूरेशन कितना होगा, 0.8 सेकेंड। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका 0.4 सेकेंड, जो कि है आपका ज्वाइंट डायस्टॉल, अभी हमने लिखा था। ठीक है, और उसके अलावा ये जो है ये है आपका 0.1 सेकेंड, जिसको हम एट्रियल सिस्टोल की बात कर रहे हैं। और ये है आपका 0.3 सेकेंड, जिसमें कि होगा क्या, वेंट्रिकल का वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है इस टाइम पे। ठीक, अब यहां पे हम समझते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट डायस्टॉल से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं, जॉइंट डायस्टॉल। इस टाइम पे क्या हो रहा है, आपका सारे के सारे चेंबर जो है वो रिलैक्स मोड पे हैं। एट्रिया, है ना, एट्रिया के यूस्टेशियन वाल्व, थिबेशियन वाल्व, और फिर पल्मोनरी वेन, और इसके अलावा क्या है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये सारी सारी चीजें खुली हुई हैं।
ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व बंद है, ठीक है। मतलब अगर ये हार्ट है ना, अगर ये आपका हार्ट है, अभी मैं इस तरह से वॉल बनाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, आज वो बना ही देती हूँ। ये आपका हार्ट हो गया, है ना। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। चलो, ये आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका राइट एट्रिया है, ये आपका लेफ्ट एट्रिया है, यही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ठीक कर लिया हमने। चलो, ये हमने बना लिया। अब यहां पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि फिलहाल जो है ना, क्या है, सारे के सारी चीजें जो है वो कैसी हैं, रेस्ट पर है। सो यहाँ पर आपको 3 का स्प्लाइक स्ट्रक्चर है, ये हो गए। इसके साथ साथ और आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, तो यहाँ देखो, यहाँ आपका एक ओपनिंग यहाँ मिलता है, एओर्टा वाला ओपनिंग यहाँ मिलेगा। इसके अलावा आपको एक ओपनिंग सुपीरियर वेना केवा का यहाँ है, इंफीरियर वेना केवा का यहाँ है ना, कोरोनरी ओपनिंग यहाँ है, पल्मोनरी ओपनिंग यहाँ है, ठीक है। और ये आपका ट्राइकस्पिड है और ये आपका बाइकस्पिड ओपनिंग है, ठीक। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आपका दरवाजा फिलहाल ये आपका बंद है, ये आपका बंद है। हम क्या देख रहे हैं, जॉइंट डायस्टॉल की हम बात कर रहे हैं। ये आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व बंद है ना। बाकी एट्रिया का सारा पोर्शन जो है वो सब कुछ खुला हुआ है। होगा क्या इसमें बेटा, होगा ये बेटा कि इसमें कंटिन्यूअसली जो है वो ब्लड एंटर कर रहा है, एट्रिया में एंटर कर रहा है ब्लड, इधर से इधर से इधर से ऐसे, और इसमें ऐसे ऐसे इधर से सब तरफ से एंटर किया, है ना। अब क्या है, सब रिलैक्स मोड पे है, एट्रिया भी वेंट्रिकल भी। अब एट्रिया में ब्लड क्या हुआ, भर गया, भर गया। उसने क्या किया, इस ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के ऊपर लगाया प्रेशर। क्या किया, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के ऊपर लगाया प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से क्या हो गया, आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुला एंड रैपिड फिलिंग होगा ब्लड का, रैपिड फिलिंग होगा ब्लड का, है ना। सो ये पूरे वेंट्रिकल का कितना पार्ट भरा, 1/3 पार्ट, 1/3 जितना भी भरना था उसका 1/3 पार्ट रैपिड फिलिंग हो गया जब ये सबके सब रेस्ट कर रहे थे, ये हो गया। अब ये जो है तुम्हारा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुला हुआ है और ब्लड अभी भी कंटिन्यूअसली जो है वो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और वेंट्रिकल में जा रहा है, इधर आ रहा है और सीधे वेंट्रिकल में जा रहा है। तो ये धीरे धीरे जो है 1/3 और भरा ब्लड, 1/3 पार्ट। पहला 1/3 पार्ट क्या होगा, रैपिड भरेगा। दूसरा 1/3 पार्ट कैसे भरेगा, धीरे धीरे भरा, हो गया। सो 2/3 पार्ट जो है वो ज्वाइंट डायस्टॉल में वेंट्रिकल के अंदर आ चुका है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, अब होगा ये कि अब आपका एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब आपका एट्रिया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसे नोड हैं, कहां पर ऐसे नोड प्रेजेंट है बेटा, यहां पर ऐसे नोड, ये जो वॉल है ना, यहां पर ऐसे नोड प्रेजेंट है। इस ऐसे नोड ने इंपल्स जेनरेट किया और वो इंपल्स कहां भेजा इसने, दूसरे एट्रिया के पास भेजा,
ठीक है। एंड इस इम्पल्स के जेनरेशन से इम्पल्स जनरेट हुआ है ना, उसकी वजह से 1/3 पार्ट ऑफ ब्लड जो है अब आपके वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कितना ब्लड आया है वेंट्रिकल में? सिर्फ 1/3। या ऐसे नोड के थ्रू जो इम्पल्स जनरेट किया गया उसके उसकी वजह से कितना ब्लड आया है आपके इसमें? तो 1/3, है ना। बाकी 2/3 ब्लड जो है वो आपके ज्वाइंट डायस्टॉल में आया। सो ये जो एसए नोड ने इम्पल्स जनरेट किया और एट्रिया का कंट्रैक्शन हुआ एंड उसके बाद आपका वेंट्रिकल में ब्लड आया, इसमें डिले कितना हुआ वेंट्रिकल के पास पहुंचने में? 0.1 सेकेंड का। अब आपका वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो वेंट्रिकल को जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो पहले वो क्या करेगा? ट्राइकस्पिड वाल्व का दरवाजा बंद, बाइकस्पिड वाल्व का दरवाजा बंद किया। ठीक है, बंद किया। इसके अंदर 2/3 पार्ट ज्वाइंट डायस्टॉल में आ चुका था, 1/3 पार्ट एट्रिया के कंट्रैक्शन की वजह से आ गया। तो वेंट्रिकल अब उसके अंदर जितना ब्लड आना था वो ब्लड आ चुका। अब वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होगा तो ये जो तुम्हारा सेमी ल्यूनर वाल्व था ये खुलेगा, है ना, और खुलेगा तो ब्लड यहां से और इधर से ऐसे चला जाएगा। ठीक है, सो ये है पूरा कार्डियक साइकिल। अब बताओ, अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सो चलो हमने यहाँ क्या क्या लिखा है बेटा? वही सारी चीजें लिख रखी हैं, है ना। चलो, सो ये जो है आपका एट्रिया का सिस्टोल हुआ है कितनी देर के लिए? 0.1। एट्रिया का सिस्टोल हुआ है 0.1 सेकेंड के लिए। एट्रिया का डायस्टोल हुआ है 0.7 सेकेंड के लिए। ठीक है ना। वेंट्रिकल का सिस्ट्रॉल हुआ है 0.3 सेकेंड के लिए। वेंट्रिकल का डायस्टॉल हुआ है 0.5 सेकेंड के लिए। ठीक है, हो गया। चलो जी, सो हार्ट साउंड हमने बात कर ली, हमने सारा कुछ कार्डियक साइकिल के बारे में देख लिया। अब इसके बाद एक और चीज है जो आ जाता है, वो कहाँ गया? नहीं है इधर, चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। अब इसके बाद जो हार्ट साउंड है बेटा, क्या हम बात कर रहे हैं? हार्ट के साउंड की बात कर रहे हैं। तो हार्ट साउंड हमने देख लिया है, लब है, डब है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब, सेकंड हार्ट साउंड इज डब। ठीक है, सो फर्स्ट हार्ट साउंड का जो पिच होता है ये लो पिच होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड, और इधर हम लिख लेते हैं सेकंड हार्ट साउंड। ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड का जो पिच होता है ये लो होता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन जो है ये लॉन्गर होगा, लॉन्गर ड्यूरेशन होगा। ड्यूरेशन कैसा होगा बेटा? लॉन्गर होगा। जबकि सेकंड हार्ट साउंड की हम पिच की बात करेंगे तो हाई पिच होता है, और इसका ड्यूरेशन कैसा होगा? लेसर होगा। ठीक है, सेकेंड हार्ट साउंड आपके सेमिल्यूनर वाल्व के क्लोज होने की वजह से हो रहा है। फर्स्ट हार्ट साउंड आपके एवी वाल्व मतलब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने की वजह से होगा। ठीक है, चलो जी, सो ये हमने पूरी बात कर ली। अब इसके साथ एक और चीज मैं बता देती हूँ आपको कि जब आप देखो कि वेंट्रिकुलर की फिलिंग की हम बात करते हैं, यहाँ तो वैसे हमने लिख लिया है, लेकिन एक और चीज है, वेंट्रिकुलर की फिलिंग की हम बात कर रहे हैं। 3 किश्तों में ये भर रहा है। फर्स्ट जो भरता है वो 1/3 होता है, रैपिड है, और ये हो रहा है एट्रिया के सिस्टोल की वजह से। ठीक, इसके अलावा जो आपका 1/3 है, सेकंड वाला हम बात कर रहे हैं, ये भी कैसा है? रैपिड है। ठीक है, लेकिन ये जॉइंट डायस्टॉल में हो रहा है। ठीक, थर्ड वाला जो है वो भी 1/3 है, थर्ड थर्ड है, ये कैसा है? स्लो है। ठीक है, और ये भी आपका हो रहा है किसमें? जॉइंट डायस्टॉल में हो रहा है ना। ये जो आपका फर्स्ट 1/3 है एट्रिया के सिस्टोल की वजह से हो रहा है, इसको हम कहते हैं एक्टिव फिलिंग।
एंड जो बाकी का 2 है जो ज्वाइंट डायस्टॉल में हो रहा है, इसको हम कहते हैं पैसिव फिलिंग। इसको हम क्या कहते हैं? पैसिव फिलिंग कहते हैं। बोलो, इतना समझ में आ गया? चलो जी, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है क्या? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। यहां ध्यान रखना, ये ग्राफ पेपर पे एक रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हमारा हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिकल वे में, उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वे में दिखा रहा होता है। उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। मतलब ग्राफ पेपर पे जो दिखता है उसको ग्राम कह रहे हैं, और जो मशीन है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ये ध्यान रखोगे, ग्राफ पेपर को ग्राम कहते हैं, मशीन को ग्राफ कहते हैं। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्डेड बाय एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ डेवलप्ड बाय एंथोवन, द फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसमें आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। 3 वेव्स होते हैं, एक होगा पी वेव, दूसरा होता है क्यू आर एस वेव, और तीसरा होता है टी वेव। पी वेव कहने का मतलब क्या है? एट्रिया का सिस्टॉल हो रहा है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है ना? दूसरा है क्यू आर एस। क्यू आर एस मतलब वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन हो रहा है, वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। टी वेव जो है वो वेंट्रिकुलर का रीपोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, मतलब रिलैक्सेशन हो रहा है वेंट्रिकल का। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहां पर आ जाओ, हार्ट रेट। कभी आपको इस तरह का पेपर, ये जो ईसीजी का पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो आप बड़े आसानी से उसको एक चीज तो रीड कर सकते हो, हार्ट रेट, नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इसको आप काउंट करना। ठीक है, 1 मिनट में हार्ट बीट, हार्ट रेट कितना होता है? 1 मिनट में हमारा 72 टाइम्स हार्ट जो है वो बीट कर रहा होता है। सो 1 मिनट में आपको ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितनी बार मिलना चाहिए? 72 टाइम्स मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। आपको ये हार्ट साउंड है बेटा, जो हमने पहले ही बात कर ली, ये वही है। ठीक है। चलो, सो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग करते हैं ना, वो आज यहाँ पर बता देती हूँ। ये कुछ इस तरह से हम लोग ऐसे ले लेंगे। ठीक है, एंड फिर हम लोग बात करेंगे कुछ, ये है आपका P, ये है आपका Q, ये है आपका R, ये है आपका S, और ये है आपका T। ठीक है, PQRST, है ना? ये जो P है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके एट्रिया के सिस्टोल के, एट्रिया का डिपोलराइजेशन, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। QRS, ये जो पूरा QRS है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन को, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन को, वेंट्रिकुलर का सिस्टोल को। ये टी वेव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके वेंट्रिकुलर के रीपोलराइजेशन को। अब आते हैं, अगर मैं ये कहूं कि इसमें कुछ चेंजेस हो गया है, जैसे अगर मैं बात करूं कि पी वेव है ना, पी वेव का अगर क्या हो गया है, ड्यूरेशन, पी वेव का जो ड्यूरेशन है ये बढ़ गया है, या पी वेव जो है ये शार्प आपको देखने को मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है? तो अगर पी वेव में कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि आपके एट्रिया में प्रॉब्लम है, एट्रिया का एनलार्जमेंट हो सकता है। ठीक है, एट्रिया का क्या हो सकता है? एनलार्जमेंट हो सकता है। अगर ड्यूरेशन बढ़ा है तो आपके अगर ड्यूरेशन बढ़ा है तो आपके लेफ्ट एट्रिया का एनलार्जमेंट है, और अगर शार्प हुआ है पी वेव तो आपके नहीं, राइट एट्रिया का एनलार्जमेंट है। ड्यूरेशन बढ़ा है तो लेफ्ट एट्रिया का एनलार्जमेंट है, एंड अगर आपका शार्प हुआ है पी वेव तो आपका राइट एट्रिया का एनलार्जमेंट है ना? दूसरा हम अगर बात करते हैं कि जो क्यू है डीप हो जाए,
अगर डीप क्यू वेव मिल रहा है इसका मतलब है कि उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रखा है। कभी क्या हो रखा है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है। अगर क्यू आर एस, पूरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है ये कैसा हो गया है? शार्प हो गया है, तो वेंट्रिकल का इनलार्जमेंट हो रहा है। ये अगर शार्प हो गया है तो क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हो रहा है। ठीक है, एनलार्जमेंट हो रहा है ना? क्या हो रहा है? अगर टी क्यू आर एस शार्प है तो वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट हो रहा है। ठीक है। फिर इसके अलावा जो है क्यू आर एस जो है, अगर इसका ड्यूरेशन इंक्रीज कर गया है, क्यू आर एस का ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज कर गया है, तो भी आपका वेंट्रिकुलर का इनलार्जमेंट ही हो रहा है। एंड चांसेस है कि आपका पोटाशियम जो है ये बढ़ा हुआ है बॉडी में। आगे तो इतना सारा चीज हमें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये समझ लेना है कि अगर ये इस तरह का सही ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कोई फ्लक्चुएशन है, तो वो हर एक पॉइंट में अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर जरूर रहा है बच्चे। ठीक है, चलो जी। सो नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं, ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, अब हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट की। तो कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर की हम बात कर लेते हैं। कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में हार्ट से ब्लड कितना जा रहा है, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं कार्डियक आउटपुट। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि वेंट्रिकल को जब हमने कॉन्ट्रैक्ट करा है तो वेंट्रिकल से ब्लड कितना निकलता है। सो पहला जो पॉइंट है दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब जब डायस्टोल खत्म हुआ, जब डायस्टोल खत्म हुआ है मतलब अभी कॉन्ट्रैक्शन शुरू नहीं हुआ, आप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड है ना। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है मतलब कि वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन एंड होने वाला है, उस टाइम पे वेंट्रिकुलर के अंदर कितना ब्लड है उसको कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वो होता है 120 ml। ठीक, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक बार जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कितना ब्लड को पंप करता है, दैट वॉल्यूम इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, तो वो होता है 70 ml। तो मतलब वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बावजूद भी उसके अंदर ब्लड होगा, क्योंकि उसके अंदर ब्लड होता 120 है, जाता 70 है, तो बचा 50, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हो जाएगा। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड बचता है, दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, वो हो जाता है 50 ml। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब क्या है? परसेंटेज ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर स्ट्रोक। ब्लड होता कितना 120, भेजता कितना 70, इसका परसेंटेज निकाल लो तो मिलेगा आपको कितना 60%। सो इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है 60%। क्लियर हो गया। अब कार्डियक आउटपुट कहने का मतलब 1 मिनट में हार्ट से कितना ब्लड निकल रहा है बच्चा, तो 1 मिनट में हार्ट बीट कितनी बार कर रहा है 72 टाइम्स, और एक बार जब बीट करता है तो कितना ब्लड बाहर निकलता है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70। सो 72 इंटू 70 इज इक्वल टू 5040, अप्रोक्सीमेटली हम 5 लीटर इसको मान करके चलते हैं। सो दिस इज द कार्डियक आउटपुट। क्या कार्डियक आउटपुट बढ़ सकता है? बिल्कुल, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब हम डरे हुए होंगे, जब एड्रेनलिन का सिक्रीशन होगा, इमोशनल होगा, स्ट्रेस होगा, फीवर होगा, उस टाइम पे हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ सकता है। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट इसके अलावा आ जाते हैं कुछ छोटे छोटे और पॉइंट्स हो जाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कंपोनेंट। ये क्या है? तो ये ब्लड प्रेशर कंपोनेंट में एक होता है हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, डिपोलराइजेशन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, है ना। तो हम यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हम जब भी ये सारी चीजें बात कर रहे होते हैं ना, वेंट्रिकल की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं? वेंट्रिकल की बात कर रहे होते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब कि जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस टाइम पे कितना प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर कितना लग रहा है, दैट प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वो होगा आपका 120 mmHg। जब वेंट्रिकल जो है फुल्ली रिलैक्स मोड पे है, उस टाइम पे भी तो ब्लड पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, दैट प्रेशर इज नोन एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वो होगा आपका 80 mm of Hg।
ठीक है। एंड पल्स प्रेशर जो है ये सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर कर दो, उसको हम क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर कहते हैं। अब पल्स प्रेशर से एक चीज याद आ जाता है बेटा, पल्स। पल्स क्या है बच्चे? हम्म तो कभी इस तरह से ऐसे नब्ज इस तरह से चेक किया है, और अपना हार्ट जो है वो बीट कर रहा है यहां से इस तरह से ऐसे, जब आप यहाँ पे टच करते हो तो आपको क्या फील होता है कि कुछ तो इस तरह से ऐसे 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 जो है वो जा रहा है, वो क्या है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, ठीक है, तो वो ब्लड पंप होता है, और जब ब्लड पंप होता है, ठीक है, जब ब्लड आगे की तरफ मुड़ता है, तो यहाँ पे जहां जहां पर सुपरफिशियली आर्टरी प्रेजेंट है, वहां पर आपको एक वेव सा फील होता है टच करने पे, है ना? सो वेव ऑफ डिस्टेंशन फेल्ट इन द वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड पल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेव ऑफ डिस्टेंशन फेल्ट इन द वॉल ऑफ आर्टरी, इसी को हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट हम इसके बाद आ जाते हैं सर्कुलेशन थ्रू स्पेशल रीजन। सो अब सर्कुलेशन थ्रू स्पेशल रीजन जो है ये हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। बहुत छोटा सा चीज है, बहुत ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। सबसे पहले तो कोरोनरी सर्कुलेशन की हम बात कर लेते हैं। सो दो टाइप का स्पेशल रीजन में आपको सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। एक होता है पोर्टल सर्कुलेशन, दूसरा होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन की हम लोग बात करते हैं कि ये जो है हार्ट के ही मसल्स को जो ब्लड सप्लाई कर रहा होता है और उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रहा होता है, उस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। सो कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर हमें देखने को मिलेगा कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, कोरोनरी आर्टरी, और दूसरा क्या मिलेगा, कोरोनरी वेन। ठीक है ना? नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपको, पोर्टल सर्कुलेशन। ये पोर्टल सर्कुलेशन जो है ये क्या होता है? सो पोर्टल सर्कुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे होता है हमारे अंदर ब्लड का सर्कुलेशन। सो ये अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास आर्टरी है, ये हमारे पास आर्टरी है ना? और फिर जो है ये आपके पास आर्टरी जो है इस तरह से आर्टेरियोल में टूटता है और फिर ब्लड कैपिलरी में। तो हम यहाँ पर सीधे ही ब्लड कैपिलरी ले रहे बेटा, ये हमारे पास ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये वेन में कन्वर्ट हो जाता है। सो हमारे अंदर नॉर्मल सर्कुलेशन इसी तरह का देखने को मिलता है। क्या मिलेगा, आर्टरी, इधर क्या होगा, वेन, और ये क्या होगा, ब्लड कैपिलरी। ये सर्कुलेशन नॉर्मली हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर इसके अलावा भी सर्कुलेशन का कोई और तरीका देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। क्यों पोर्टल सर्कुलेशन हम कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखो कि आपका आर्टरी आएगा, ठीक है, आर्टरी आया और ये टूटा, ये किस में टूटेगा बेटा, ऑब्वियस है वेन में टूटेगा। ठीक, सॉरी, ब्लड कैपिलरीज में टूटेगा। सो ये टूट गया इस तरह से ब्लड कैपिलरी में, है ना, ये इस तरह से। ठीक, अब इसके बाद इसको बनना क्या था, इसके बाद ये आगे चला जाता तो होता क्या, वेन कहलाता। लेकिन ये वेन ना बन करके पोर्टल वेन बन जाता है। ये वेन ना बन करके पोर्टल वेन बन जाता है। क्यों हम इसको पोर्टल वेन कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेन अगर ये होता नॉर्मल, नॉर्मल सा वेन अगर होता तो वो जाता हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के। लेकिन ये बन जाता है आपका पोर्टल वेन, क्यों, क्योंकि ये वापस से ब्लड कैपिलरी में टूट जाएगा। ये वापस से किस में टूटा बेटा, ब्लड कैपिलरी में टूटा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये होगा आपका वेन बनेगा, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जा रहा है आपके हार्ट में।
ठीक है। सो यहां पर क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होगा कि दो ब्लड कैपिलरी के बीच में आपको वेन देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये है आपका ब्लड कैपिलरी 1, ये है आपका ब्लड कैपिलरी 2, और इन दोनों के बीच में आपको ये वेन मिलता है। इस वेन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पोर्टल वेन। ठीक है। तो इस तरह के सर्कुलेशन जहां भी देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन जो है वो बेसिकली होता है तीन टाइप का। एक हो जाता है रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, दूसरा हो जाता है आपका हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन, और तीसरा हो जाता है, तीसरा क्या हो जाएगा, हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन। हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन। रीनल पोर्टल सर्कुलेशन बेटा ह्यूमन के अंदर नहीं देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा, फ्रॉग के अंदर देखने को मिलता है। एब्सेंट इन ह्यूमन, एब्सेंट इन ह्यूमन। ठीक है। सो हमारी बॉडी में ये दोनों टाइप के आपके पोर्टल सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन जो है, अगर उसकी हम लोग बात करें हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन की, तो यहां पर जो है हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन, यहां पे आपको क्या होगा कि आपका इंटेस्टाइन, है ना, एंड लिवर, लिवर, ठीक है। इंटेस्टाइन से क्या आ रहा है, इंटेस्टाइन के पास क्या आया, ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इस तरह से, फिर ये यहाँ पे आके टूट गए इस तरह से ब्लड कैपिलरी में, है ना। और ये ब्लड कैपिलरी ने इंटेस्टाइन से क्या कलेक्ट किया, न्यूट्रिएंट्स को लिया। ठीक है, क्या कलेक्ट किया बेटा, न्यूट्रिएंट्स को इंटेस्टाइन से कलेक्ट किया, न्यूट्रिएंट्स को ले लिया, है ना। और फिर ये टूट गया आपके पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन में टूटा, एंड उसके बाद जो है ये जा रहा है आपके कहां पर, लिवर के पास जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, ये आपके लिवर के पास जाकर के वहां पर वापस से ब्लड कैपिलरी में टूट जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से टूटा, और फिर जो है ये क्या करेगा, जितना भी न्यूट्रिएंट्स ये लेकर आया था इंटेस्टाइन से, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को लिवर को दे देगा। लो भाई संभालो अपनी अमानत, और फिर मुझे खुला छोड़ दो। और फिर ये जो है ये आपका नॉर्मल वेन बन के कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। सो हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन जो है वो कहाँ होगा, हेपाटिक टर्म ही लेते हैं हम लिवर के लिए। सो लिवर और इंटेस्टाइन के बीच का सर्कुलेशन है। ठीक है। उसी तरह से हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं, सो हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन जो है बेटा, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस के बीच का होता है। ये कहाँ कहाँ का होगा, बिटवीन पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। सबसे पहले आ जाता है आपका हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिसमें, है ना। सो परसिस्टेंट, अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है आज बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो क्या उसको हाइपरटेंशन कहेंगे, नहीं। ठीक है, कब कहेंगे, जब किसी इंसान का ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120/80 से हमेशा ही बढ़ा रह रहा है, तो हम कहेंगे उसको हाइपरटेंशन है, जो कि साइलेंट किलर होता है बेटा आपकी किडनी के लिए, ब्रेन के लिए, आईज के लिए, है ना।
इसकी वजह से आपको ओबेसिटी जो है वो हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, क्रॉनिक स्ट्रेस हो सकता है, ये सारी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा जो है एरिथमियास, क्या है ये? टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया कहने का मतलब कि अगर किसी का हार्ट रेट जो है वो बढ़ा हो 100 से ज्यादा, 1 मिनट में कितना होना चाहिए? 72। अगर उससे बढ़ा हुआ है तो टैकीकार्डिया, घटा हुआ है तो ब्रैडीकार्डिया। ठीक है। सो एबनॉर्मल रिदम ड्यू टू एसए नोड डैमेज ट्रीटेड विद आर्टिफिशियल पेसमेकर। नेक्स्ट आ जाते हैं कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस या कैड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? फैट, कोलेस्टेरॉल, है ना, या फिर कभी कैल्शियम भी होते हैं, उनका डिपोजिशन हो जाता है। क्या होगा कि ये देखो आपका कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है? यहां पर कुछ डिपॉजिट हो गया है, फैट का डिपॉजिशन हो गया है, कोलेस्टेरॉल का डिपॉजिशन हो गया है, डिपॉजिशन हो गया। इस तरह का जो डिपॉजिशन हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? प्लैक कहते हैं, प्लैक कहते हैं। ठीक है। अब इस प्लैक की वजह से हो क्या रहा है, यहां देखो, प्लैक की वजह से हो रहा है ये कि अभी ये जो आर्टरी था इसका ल्यूमेन इतना चौड़ा था तो इससे ब्लड आराम से जा रहा था, है ना। अब यहां पर आकर के ल्यूमेन क्या हो गया? कम हो गया। तो ब्लड तो आ उतना ही रहा है, लेकिन अब ल्यूमेन अगर कम है तो प्रेशर क्या होगा? यहां पर बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? सो क्या हो रहा है? एथेरोस्क्लेरोसिस में फैट, कोलेस्टेरॉल, कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, प्लैक बन रहा है, नैरो हो रहा है आपका आर्टरी का ल्यूमेन। डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? एंजियोग्राफी के थ्रू, एंड इसका ट्रीटमेंट होता है एंजियोप्लास्टी। ठीक है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, क्या होता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन? हार्ट के मसल्स या जो उनके जो टिश्यूज हैं, उनके जो स्पेशल कुछ सेल्स हैं, वो उनके उनकी डेथ होने लग रही है। क्यों डेथ होने लग रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसका सिम्टम क्या है? एंजिना पेक्टोरिस। इसका सिम्टम क्या है? एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस में क्या होगा? चेस्ट में पेन होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, जो कि एक सिम्टम है कि आपके हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। आगे जाकर के मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंजेनाइटल डिफेक्ट। कंजेनाइटल डिफेक्ट मतलब कि जो हमने कहा था, याद है आपको? पीडीए, पेडियाट्रिक डक्टस आर्टेरियोसिस, एंड पीएफओ, पेडियाट्रिक फोरामेनोवेल, ये पढ़ा था? नहीं। डक्टस आर्टेरियोसिस, फोरामेनोवेल, जो कि बाद में भर जाता है डक्टस आर्टेरियोसिस, जिसको लिगामेंटम आर्टेरियोसिस कहते हैं, और फोरामेनोवेल भरने के बाद फॉसा ओवैलिस कहलाता है ना। अगर ये ना भरे तो ये ओपनिंग रह जाएगा। ओपनिंग रहेगा तो बच्चे को ब्लड कैसा मिलेगा? मिक्स मिलेगा, है ना। और उसकी वजह से कैसा? बच्चे के बॉडी में ब्लू कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। सो पेटेंट फोरामेन ओवेल और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो है कॉजेज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिजल्टिंग इन साइनोसिस। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं वैल्व्यूलर डिजीज। वैल्व्यूलर डिजीज में क्या आ जाएगा? रियूमेटिक हार्ट डिजीज। वाल्व डैमेज, क्या हो गया? वाल्व आपका डैमेज हो गया है, कॉज्ड बाय टॉक्सिन। कोई बैक्टीरिया है, नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से, उसके जहर की वजह से हमारा वाल्व डैमेज हो जाता है। कैन लीड टू स्टेनोसिस और रिगर्गिटेशन, ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट। हमें ऐसा लगता है कि तीनों एक ही चीज है, बट तीनों ही अलग है। ठीक है। हार्ट अटैक में क्या होगा? हार्ट के मसल की डेथ हो गई, सम पार्ट, सम पार्ट, तो कहेंगे हार्ट अटैक। क्यों हो रहा है? ड्यू टू लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट मसल, टू हार्ट मसल। ठीक है। दूसरा आ जाते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, हार्ट का काम क्या? ब्लड पंप करना। अगर हार्ट अपना फंक्शन सही से ना कर सके तो हम क्या कहेंगे? हार्ट फेल हो गया, है ना। हार्ट का
फंक्शन अगर ना सही से कंप्लीट हो तो हम क्या कहेंगे कि हार्ट फेल हो गया। ठीक है, सो हार्ट का फंक्शन था ब्लड को पंप करना, नहीं कर पा रहा है तो हार्ट फेल हो गया है। मतलब फेल टू सप्लाई adequate amount of blood to the body, तो हम कहेंगे हार्ट फेल हो रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट है ना, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट, हार्ट ने बीट करना ही बंद कर दिया, इसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। इसी में हम क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, इस तरह से ऐसे करके प्रेस कर रहे होते हैं उसके चेस्ट वाले रीजन के पास, एंड साथ ही साथ उनको हम माउथ टू माउथ जो है वो एयर भी पहुंचा रहे होते हैं। सो विद दिस हमने कंप्लीट कर लिया है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर, 3 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है। आप, आई होप आप सभी को ये चीज समझ आई होगी। अच्छे से पढ़ना, खूब ध्यान से लगन से पढ़ाई करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।